Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.7 जो है ये एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज 3.5 एंड 3.2 की तरह की एक्सरसाइज है, जैसे हमने 3.2 को सॉल्व किया था एंड हमने 3.5 को सॉल्व किया था। इसमें भी वही वेराइज वाले क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली वेराइज एंड इन्वर्सली वेराइज। तो क्वेश्चन तो उसी तरह के हैं, लेकिन इसमें जो है ये स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट को देख के समझ के हमने खुद इसमें से वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड करनी है और जो हमें कहा जाएगा वो हमने आंसर जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेराइज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज and a is equal to 27 square units when L is equal to 3 units. Find A when L is equal to 4 units and L when A is equal to 12 square units. तो इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है और इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कहा गया है कि द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर क्यूब बनाने लगा हूँ। तो बेसिकली क्यूब हमारे पास इस तरह की एक शेप होती है। तो ये है जी हमारे पास एक, ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास एक क्यूब है। तो इस क्यूब में जो चीज़ यहाँ ये जो है यहाँ पर ये इसका सरफेस है, यानी कि जो नीचे वाला, जैसे एक कमरा होता है तो कमरे के नीचे या एक रूम के नीचे जो फर्श होता है जिसे हम फ्लोर कहते हैं, तो ये जो है ये उसकी सरफेस होती है और जो साइड में दीवारें हैं और ऊपर छत है। तो ये जो है ये हमारे पास एक पूरा कमरा बनता है। तो ये बेसिकली एक कमरे की तरह है और ये जो नीचे इसका फर्श है ये जो है ये हमारे पास इसको हम सरफेस कहते हैं। तो हमें कहा गया है कि एक क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि ये जो सरफेस है इसका एरिया, यानी कि ये जो टोटल ये एरिया है, ये सारा जो एरिया है सरफेस का, इसकी बात की जा रही है कि ये जो टोटल एरिया है ये डायरेक्टली वेराइज है, किसके वेराइज है? स्क्वायर ऑफ द लेंथ, इसकी लेंथ के स्क्वायर के। जो लेंथ का स्क्वायर जो है मतलब कि इसका मतलब है कि ये स्क्वायर में होगी, यानी कि लेंथ और विड्थ जो मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं। तो हमें वो कहा गया है कि इसके लेंथ जो है उसका जो स्क्वायर है, यानी कि ये भी इसकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के डायरेक्टली वेराइज है। तो हमें पता है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम लेंथ से ही निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं और लेंथ अगर सेम ही हो तो फिर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या उसका स्क्वायर लेते हैं, तो वो हमारे पास एरिया है। तो वही कहा गया, द सर्फेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेराइज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। तो ए जो है यहाँ पर हम लिखते हैं जो एरिया है वो डायरेक्टली वेराइज है किसके? इसकी लेंथ के स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द लेंथ, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली वेराइज है। तो अभी यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और आगे हम देखते हैं कि अभी आगे हमें क्या अब हमें कहा गया है कि ए इज़ इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया में पता है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, उसका कोई भी यूनिट अगर मीटर है तो वो स्क्वायर मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मील है तो वो स्क्वायर मील होगा, और अगर किलोमीटर है तो स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। तो वही हमें कहा गया कि एरिया जो है वो 27 स्क्वायर यूनिट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एरिया इज़ इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स, 27 स्क्वायर यूनिट है। व्हेन एल इज़ इक्वल टू 3 यूनिट, और लेंथ जो है इसकी, लेंथ इसकी है 3 यूनिट्स। यूनिट कोई भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एरिया एंड लेंथ हमारे पास आ गया। तो हम पहले के की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमें फाइंड करने का आ गया उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पर लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 27 इज इक्वल टू के, एल की वैल्यू हमारे पास है जी 3 और इसका स्क्वायर,
तो 27 इज इक्वल टू के इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो 27 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू के। 27 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। इसको पुट करेंगे किस में, इन इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 3l स्केयर, के की जगह 3 पुट किया तो ये a इज इक्वल टू 3l स्केयर, ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। सेम वही काम जो हमने पहले किया था वही यहाँ पर किया है। अब हमें कहा क्या गया, हमने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है जब हमारे पास लेंथ 4 यूनिट्स होगी। एरिया फाइंड करना है, लेंथ हमारे पास क्या होगी 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला क्या है जी, एरिया व्हेन L इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। सो पुट इन, यहाँ पे लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में L की जो वैल्यू पुट करते हैं तो A इज इक्वल टू 3, L की वैल्यू हमारे पास 4 और ये स्केयर आ गया। सो A इज इक्वल टू 3 4 स्क्वेयर 16, तो ये हमारे पास A इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी 48। तो A इज इक्वल टू 48। एरिया का जो यूनिट है वो हमारे पास स्क्वायर यूनिट है, हमें दिया गया है कि इसका यूनिट है हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हम इसका यूनिट लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट। ये जो है ये पहला जो हमें कहा गया उसका हमने आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है कि L फाइंड करें व्हेन A इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर हम L फाइंड करेंगे व्हेन A इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसको हम करते हैं A इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में A की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, A की वैल्यू यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। तो ये जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के साथ डिवाइड होगा, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 12 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारे पास 12 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/3 इज इक्वल टू l स्क्वायर। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो ये हमारे पास l स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट L इज़ नॉट इक्वल्स टू -2, क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है, लेंथ, वेट, हाइट, डिस्टेंस, टाइम, ये चीज़ें जो हैं ये कभी भी माइनस में नहीं होती। ना तो कभी टाइम माइनस में होता है, ना कभी लेंथ माइनस में होती है, ना हाइट तो चलें ठीक है, ये तो मानते हैं कि चले ज़मीन के नीचे चली गई तो माइनस में है, लेकिन जो लेंथ है, जो वेट है और जो टाइम है ये कभी भी माइनस में नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखना है कि लेंथ इज़ नॉट इक्वल्स टू -2, सो L इज़ इक्वल टू 2, और जो एरिया था उसका यूनिट था स्क्वायर यूनिट, और इसका लेंथ का जो यूनिट था वो था हमारे पास यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। यह जी हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। द सरफेस एरिया S ऑफ द स्फीयर वेराइज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस R। तो सरफेस ऑफ एरिया S वेराइज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो अब आगे वैल्यू दी हुई है, एंड सरफेस जो है वो 16 पाई व्हेन R इज इक्वल टू 2, फाइंड R व्हेन सरफेस इज इक्वल टू 36 पाई। तो पहले ये जो है इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, S इज इक्वल टू KR स्क्वायर,
इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। यहाँ से s इज इक्वल टू 16 पाई एंड यहाँ से r इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास 16 पाई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर 4, 16 पाई ओवर 4 इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल टू 4 पाई। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है और s इज इक्वल टू 36 पाई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 36 पाई, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 36 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 36 पाई ओवर 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर ख़त्म करना है तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो आर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, तो ये r इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, वी नो दैट r इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये सो यहाँ पे आएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, r इज़ नॉट इक्वल्स टू -3, सो r इज़ इक्वल टू 3, तो ये जो है ये हमारे पास r का आंसर है। रेडियस जो है वो भी एक लेंथ ही होती है, लेंथ यानी कि सरफेस ऑफ, जो हमें बताया गया है कि सरफेस है, किस सरफेस जो होती है वो किसी भी सर्कल की होती है, तो सर्कल का ही रेडियस होता है हमेशा सेंटर से लेके उसकी कोई भी एक साइड तक का जो डिस्टेंस होता है, तो वो भी हमारे पास जो है वो लेंथ होती है, उसका भी यूनिट जो है वो मीटर, सेंटीमीटर या इंच या फीट हो सकता है, तो कभी भी ये जो लेंथ है वो माइनस में नहीं होती। तो ये हमारे पास जो है आर का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 3। ये अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन हुक्स लॉ द फोर्स F अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेराइज डायरेक्टली, फोर्स अप्लाइड जो है वो वेराइज है डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स F डायरेक्टली वेराइज है एज द अमाउंट ऑफ एलंगेशन एक्स, एस एलंगेशन एक्स एस के है, तो ये हम लिखेंगे एस एलंगेशन एस एंड एफ इज इक्वल टू 32। अब आगे हमें वैल्यू दी गई, हमें कहा गया था कि जो फोर्स एफ है वो डायरेक्टली वेराइज है, वेराइज डायरेक्टली अमाउंट ऑफ एस, तो एस के जो है हमने उसको डायरेक्टली वेराइज कर दिया, तो एफ इज इक्वल टू के एस हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। बहुत ही ईजी था। अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू 32 एल बी, एफ इज इक्वल टू 32 एल बी एंड एस इज़ इक्वल टू 1.6 इंच। एल बी जो है फोर्स का यूनिट है, ये पाउंड भी हो सकता है और इसके अलावा और भी, क्योंकि फिज़िक्स का है तो ये यूनिट जो है तो आप इसको मतलब एल बी ही लिखेंगे, तो पाउंड को भी एल बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पाउंड भी हो सकती है फोर्स। तो एस इज़ इक्वल टू 1.6 इंच, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एफ़ की वैल्यू 32 इज इक्वल टू के, एस की वैल्यू क्या है 1.6, तो 1.6 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, 32 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल टू के, तो 32 को डिवाइड करेंगे हम 1.6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, सो के इज़ इक्वल टू 20, ये जो है ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास f इज़ इक्वल टू 20s हो जाएगा, f इज़ इक्वल टू 20s, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने s फाइंड करना है जब हमारे पास f इज़ इक्वल टू 50 होगा, और हमने f फाइंड करना है जब हमारे पास s इज़ इक्वल टू 0.8 होगा। तो दोनों को एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले हम फर्स्ट को लिखते हैं s व्हेन f इज़ इक्वल टू 50 LB,
तो ये जी हम इसको अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू 50 LB पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास F इज़ इक्वल टू 20S था, तो F की वैल्यू हमारे पास 50 है, इज़ इक्वल टू 20S है। 50 डिवाइडेड बाय 20 इज़ इक्वल टू S। तो ये हमारे पास 50 को हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो ये S इज़ इक्वल टू 2.5। S का यूनिट हमें क्या दिया हुआ है? S का यूनिट हमें दिया हुआ है इंच, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि इंच। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 1 जो है हो गया। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया कि F फाइंड करें व्हेन S इज़ इक्वल टू 0.8 इंच। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पार्ट F व्हेन S इज़ इक्वल टू 0.8 इंच। यहीं पे साथ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं S इज़ इक्वल टू 0.8 इंच पुट इन इक्वेशन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास F इज़ इक्वल टू 20S, F इज़ इक्वल टू 20S। तो F इज़ इक्वल टू 20S की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, तो 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 20 मल्टीप्लाई 0.8 तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। सो F इज़ इक्वल टू 16। F का यूनिट हमें क्या दिया है? LB, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LB। LB इसका यूनिट है, तो ये हमारे पास फोर्स जो है ये हमने फाइंड कर ली। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखने में तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स। कहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी है, गिवन सोर्स मतलब कोई भी सोर्स है जिससे आ रही है, वो टार्च है, जो कुछ भी हो सकता है, या मोबाइल की लाइट है। वेराइज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कहते हैं कि इन्वर्सली वेराइज है डिस्टेंस के स्क्वायर से, यानी डी स्क्वायर से, फ्रॉम इट, उससे जो डिस्टेंस है। तो यहाँ तक हम इक्वेशन बनाते हैं। पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या वेराइज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये डी स्क्वायर आ गया 1/d स्क्वायर। तो आई इन्वर्सली वेराइज टू डी स्क्वायर, तो ये यहाँ तक आ गया। अब क्या कह रहे हैं? इफ़ द इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर। कहते हैं कि अब इंटेंसिटी जो है वो 20 है, मतलब अगर लेट करें, अगर इंटेंसिटी जो है वो 20 है और जो डिस्टेंस है वो 12 फीट है, तो फाइंड करें। फाइंड क्या करना है? द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 फीट से 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। तो पहले हमने यहाँ तक जो है हमने फाइंड कर, यहाँ तक हमने इक्वेशन लिख लिया। द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेराइज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी फ्रॉम इट। तो आई जो था वो इन्वर्सली वेराइज था डी स्क्वायर से, डिस्टेंस से। तो ये हमने लिख लिया। यहाँ से हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। आई इज़ इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हमें यहाँ पर ये इंटेंसिटी आई यानी कि 20 दिया हुआ है कैंडल पावर में, तो इसका कैंडल पावर जो है वो इसका यूनिट है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमें दिया हुआ है 12 फीट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई इज़ इक्वल टू 20 कैंडल पावर, हम सी पी लिख देते हैं कैंडल पावर को, पूरा कैंडल पावर नहीं लिखते, सी पी मीन्स कैंडल पावर। एंड डिस्टेंस कितना है जी? डी इज़ इक्वल टू 12 फीट। तो ये हमें दिया हुआ है, ये पुट करके हम आई के की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो आई यहाँ पर पुट, आई की जगह 20 पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू के ओवर डी की जगह 12 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 20 मल्टीप्लाई 144 इज़ इक्वल टू के। तो 12 का स्क्वायर हमारे पास 144, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो पुट कर दिया है। अब हमने 144 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 2880। तो ये जो है ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। इसको हमने पुट करना है, किस में पुट करना है? पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो ये हमारे पास i इज़ इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये जो है इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम।
अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें क्या कहा गया है, हमें कहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी। आई हमने फाइंड करना है, फाइंड द इंटेंसिटी एट द पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। तो डिस्टेंस जो है वो 8 फीट है, डिस्टेंस हमारे पास 8 फीट है और इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 फीट, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास आई इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय डी स्केयर। तो डी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 8 स्केयर। तो 8 स्केयर 64, तो ये हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 64 लिखेंगे। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 64 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो I इज़ इक्वल टू 45। इंटेंसिटी का हमें यूनिट दिया था कैंडल पावर, तो ये हम लिख देते हैं कैंडल पावर। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो ये जो इसका यूनिट है इसका 1 नंबर होगा, ये आपने याद रखना है। 1 नंबर होगा या 0.5 होगा। तो ये यूनिट जो है आंसर में आपने लाजमी साथ लिखना है। ये है जी हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, सेम वही काम करना है इसमें भी, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लड वेराइज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। तो डायरेक्टली वेराइज है D के, प्रेशर जो है वो डेप्थ के डायरेक्टली वेराइज है। तो प्रेशर डायरेक्टली वेराइज टू D। तो ये हमने यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ी और उसको हमने सॉल्व किया कि द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लड वेराइज डायरेक्टली एज द डेप्थ। तो ये हमारे पास ये आ गया डेप्थ। तो इसको हम लिखेंगे P इज़ इक्वल टू के डी। ये इन वेराइज का साइन ख़त्म करेंगे और यहाँ पे K कांस्टेंट लगाएंगे, तो P इज़ इक्वल टू के डी। अब हम आगे देखते हैं कि हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं। इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लड 5 फीट हाई, 5 फीट हाई है, तो इसका मतलब है कि ये उसकी डेप्थ है, यानी कि गहराई है 5 फीट। ये डेप्थ का मतलब गहराई है, तो कितनी गहराई है जी 5 फीट। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डेप्थ इज़ इक्वल टू 5 फीट इज़ 2.25। तो असल में बता क्या रहा है कि प्रेशर, इफ़ द प्रेशर से स्टार्ट किया, तो प्रेशर कितना है टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लड इज़ 2.25। तो प्रेशर इसका है जी 2.25 और साथ में इसका यूनिट दिया हुआ है जी LB पर स्क्वायर डॉट इंच। तो ये जो यूनिट दिया होगा उसी तरह आपने यहाँ पर लिख देना है जो भी यूनिट होगा। तो क्या करना है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको कहते हैं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर P की वैल्यू पुट करेंगे 2.25 इज़ इक्वल टू K कांस्टेंट है, D की वैल्यू है हमारे पास 5। तो 2.25 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू K। तो 2.25 को हम डिवाइड करते हैं 5 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.45। सो K इज़ इक्वल टू 0.45, पुट इन इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में P इज़ इक्वल टू 0.45D। तो K की जगह 0.45 पुट किया, तो ये P इज़ इक्वल टू 0.45D आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ तक हमने देखा था, यहाँ तक हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 जो हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है। हाउ डीप मस्ट, डीप मतलब डेप्थ जो है इसकी रिक्वायर्ड, हाउ डीप मस्ट द फ्लड, जो डेप्थ है वो इसकी रिक्वायर्ड है बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 LB पर स्क्वायर इंच। तो इसका मतलब है कि प्रेशर हमें दिया हुआ है 9 और जो डेप्थ है वो हमने फाइंड करनी है। हाउ डीप का है, तो इसका मतलब है डेप्थ जो है हमने फाइंड करनी है, डीप फाइंड करना है, प्रेशर हमें दिया हुआ है। तो प्रेशर हमें दिया है जी 9 P इज़ इक्वल टू 9 LB पर स्क्वायर इंच।
पुट इन इक्वेशन टू है हमारे पास, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 भी बनाई है। P इज़ इक्वल टू 0.45D, P इज़ इक्वल टू 0.45D। तो P की वैल्यू हमारे पास है 9 इज़ इक्वल टू 0.45D। D हमने फाइंड करना है तो 0.45 को इस साइड पे ले आते हैं, तो 9 डिवाइडेड बाय 0.45 इज़ इक्वल टू D। सो 9 को इस पर डिवाइड करते हैं 0.45 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। सो डेप्थ इज़ इक्वल टू 20। डेप्थ का यूनिट हमें क्या दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डेप्थ का यूनिट था फीट, तो ये हम डेप्थ का जो यूनिट है यहाँ पर हम वो यूनिट लिखेंगे फीट। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था। ये है जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। लेबर कोस्ट C varies jointly as the number of workers N and the average number of days D। तो हमें कहा गया है कि लेबर है जिसकी कॉस्ट यानी कि जो उनका खर्चा है वो C है, और वो वेराइज जॉइंटली है। जॉइंटली वेराइज मीन्स कि जो भी वैल्यू दी हुई है उनका डायरेक्टली मतलब उनका जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली वेराइज है। एज द नंबर ऑफ वर्कर, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको कहा है जी N, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज़, और जो डेज़ लग रहे हैं जितने दिन लग रहे हैं उसे कहा है जी D। तो कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली वेराइज है वर्कर्स एंड डेज़ के, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज़ के डायरेक्टली वेराइज है। तो C इज़ इक्वल टू KND, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहते हैं जी, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, के अगर 800 जो मज़दूर जो काम कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है 13 डेज़ 13 दिन की इज़ रुपीज़ 2,86,000, 2,86,000 रुपये है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कॉस्ट कितनी, वर्कर्स कितने हैं जी, वर्कर को हमने क्या कहा है जी N का है, तो N इज़ इक्वल टू 800, वर्कर्स कितने हैं 800, और कितने दिन लग रहे हैं, डेज़ कितने हैं जी 13 डेज़, एंड कॉस्ट कितनी है इसकी 2,86,000। पुट इन इक्वेशन 1, तो K की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो जो हमें मिला इसकी, तो अभी पहले इसको सॉल्व करें फिर आगे भी देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। तो ये जी हमारे पास C की वैल्यू यहाँ पर 2,86,000 इज़ इक्वल टू K, N की वैल्यू 800 एंड D की वैल्यू 13। तो ये जी यहाँ पर 800 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 800 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ गया 10,400। यहाँ पर 800 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 10,400, तो ये इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 10,400 इज़ इक्वल टू K। तो ये 2,86,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 10,400 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 27.5। K इज़ इक्वल टू 27.5। तो ये जो है ये K की वैल्यू आ गई, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास C इज़ इक्वल टू 27.5 ND। तो ये हम यहाँ तक जो हमें कहा गया था कि लेबर है और वो जो है टोटल 800 बंदे हैं, 13 दिन काम करते हैं, 2,86,000 रुपये उनका खर्चा है। तो वो हमने यहाँ पर लिख के यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाल ली कि उनके दरमियान जो रिलेशन है वो कितना है। तो वो रिलेशन हमने कांस्टेंट वैल्यू जब हमने निकाल ली है, अब हमने क्या करना है, अब हमें कहा गया है कि अगर देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज़, अगर वर्कर 600 हो जाएँ और दिन लग जाएँ 18, तो कितनी कॉस्ट होगी। तो वो हमने फाइंड करना है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आपने जो है वो किए होंगे 8th क्लास में भी, वो दूसरे मेथड से किए होंगे, लेकिन ये जो मेथड है अब आपने इसी मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो ये जो है जी ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर
2, और ये हम उस साइड पे लिख लेते हैं, अगले पेज पे हम लिख लेते हैं इनको। वर्कर्स यानी n इज़ इक्वल टू 600 एंड डेज d इज़ इक्वल टू 18। पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से जो है हमें कोस्ट जो है वो मिल जाएगी। इक्वेशन 2 है हमारे पास, c इज़ इक्वल टू 27.5 n d। सो c इज़ इक्वल टू 27.5, n की वैल्यू 600 एंड d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 18। तो 27.5 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा c इज़ इक्वल टू 2,97,000 और ये साथ में इसके रुपीज़। तो जो कॉस्ट थी वो हमारा यूनिट जो था वो रुपीज़ में था, डॉलर में नहीं था। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो एग्जामिनर कहीं ये ना समझे कि भी इतने डॉलर लग गए हैं, तो आपने यूनिट साथ में लाजमी लिखना है। तो पहले जो कॉस्ट लग रही थी 800 वर्कर्स पर 13 डेज़ में 2,86,000 थी। अब जो है वर्कर्स जो हैं वो 800 से 600 कर दिए हैं, लेकिन जो दिन लग रहे हैं वो 13 से 18 कर दिए हैं। तो जो 5 डेज़ जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, तो इस वजह से जो है कॉस्ट अब 2,86,000 से जो है वो 2,97,000 पर चली गई है। तो ये जो काम है इनको मेरे ख्याल में महंगा पड़ रहा है, तो पहले वाला ज़्यादा बेहतर था। इनको नुकसान हो गया है काफ़ी, 11,000 का नुकसान हो गया मेरे ख्याल में। चलें ठीक है, हमें क्या, हमने तो भी उन्हें हिसाब करके दे दिया, वो जाने और उनकी बिल्डिंग जाने। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर। लोड जो है उसको सी का है, ऑफ अ पिलर, एक पिलर के, वेराइज डायरेक्टली एज द 4th पावर ऑफ इट्स डायामीटर डी, जो कि डायरेक्टली वेराइज है डायामीटर डी के 4th पावर यानी d रेज़ टू पावर 4 के, एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट l। तो इसको पहले लिखते हैं, यहाँ पर ये c है, as द सपोर्टिंग लोड c ऑफ अ पिलर वेराइज डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी c वेराइज डायरेक्टली एज द 4th पावर ऑफ इट्स डायामीटर d। डायामीटर d की पावर कितनी है जी 4, एंड इन्वर्सली, तो ये इन्वर्सली का साइन आ गया, एज द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट l। तो l का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट, तो l स्क्वायर, हाइट का क्या नाम दिया है जी l। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, c इज़ इक्वल टू के d रेज़ टू पावर 4 ओवर l स्क्वायर, इसको कहते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। फिर देखते हैं जी आगे क्या कह रहा है, अ पिलर ऑफ डायामीटर 6। डायामीटर कितना है जी 6, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी डायामीटर जो है वो 6, यूनिट क्या दिया है इसके साथ इंच, 6 इंच इसका यूनिट दिया है डायामीटर का, एंड ऑफ हाइट 30 फीट। हाइट कितनी है जी, हाइट को हमने किससे बताया है जी, इसमें l से, तो ये l इज़ इक्वल टू 30 फीट। हाइट का यूनिट हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, हाइट को हमने क्या कहा है l, तो हाइट कितनी है जी 30 फीट। विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 30 टन्स। तो लोड जो है, लोड को c से रिप्रेजेंट किया था, तो लोड कितना है जी c इज़ इक्वल टू 63 टन्स, 63 टन्स। तो ये d यहाँ पर हमें कहा कि डायामीटर जो है वो 6 इंच है, हाइट जो है वो 30 फीट है, लोड जो है वो 63 टन है। तो d को हमने d ही कहा है, हाइट को हमने कहा है जी l, एंड जो है लोड को हमने कहा है c। तो ये यहाँ पर हमें c कहा, तो हमने c कहा है, तो ये हमने वैल्यू लिख ली है। अब k की वैल्यू निकालते हैं, इनको कहते हैं जी पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। तो ये c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 63, यहाँ पर लिखते हैं 63 इज़ इक्वल टू के, d की पावर 6 है, रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय l रेज़ 30 रेज़ टू पावर 2। तो 30 स्क्वायर 900, तो ये हमारे पास आ गया जी 900 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 4, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास आएगा जी 6 रेज़ टू पावर 4 है, तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1296।
तो ये हमारे पास आ गया जी 1296 इज़ इक्वल टू के। सो के इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 900 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 63 से एंड डिवाइड करते हैं हम 1296 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43.75। के इज़ इक्वल टू 43.75। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है सी इज़ इक्वल टू के डी रेज़्ड पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। सी इज़ इक्वल टू के डी रेज़्ड पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। के की वैल्यू हमने निकाली 43.75। तो सी इज़ इक्वल टू 43.75 डी रेज़्ड पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। ये जो है इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है। तो ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया 63 टर्न्स तक। अब क्या कहा है, हाउ हाई मतलब इसकी हाइट क्या, लेंथ हमने फाइंड करनी है। हाउ हाई मतलब लेंथ कितनी है। अब 4 इंच पिलर, 4 इंच जो 4 है इंच में दिया है, तो इसका मतलब है कि ये हमें डायामीटर दिया हुआ, डायामीटर हमारे पास इंच में था, तो ये हमारे पास जो है वो 4 इंच है, वो डायामीटर है पिलर का। मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स। 28 टन्स है, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू है जो हमें टन्स में मिली थी। तो जो इसका डायामीटर है वो हमारे पास 4 इंच है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे डायामीटर इज़ इक्वल टू 4 इंच। ये हमने डायामीटर जो है वो 4 इंच लिख लिया। और अब जो है इसका लोड जो है यानी सी जो है वो 28 टन्स। तो ये जो सी है इज़ इक्वल टू 28 टन्स। फाइंड क्या करना है हमने, एल फाइंड करना है, हमने उसकी हाइट जो है वो फाइंड करनी है। पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू 28 इज़ इक्वल टू 43.75। डी की वैल्यू हमारे पास 4 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर डिवाइड है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 28 मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 43.75 और ये 4 रेज़्ड टू पावर 4 ये हमारे पास आ जाएगा 4 रेज़्ड टू पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 28। तो 256 मल्टीप्लाई 43.75 डिवाइडेड बाय 28, तो ये हमारे पास आ गया 400। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये एल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 स्क्वायर रूट, तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एल इज़ नॉट इक्वल्स टू -20, सो एल इज़ इक्वल टू 20। और हाइट इसकी किस में हमें दी हुई थी, यहाँ पे हम देखते हैं हाइट हमें किस यूनिट में दी हुई थी, फीट में। तो ये हमारे पास हाइट जो थी 30 फीट थी, तो इसका मतलब है कि इसका यूनिट है फीट। तो 20 के साथ हम लिखेंगे फीट। तो ये जो है ये हमारे पास एल का आंसर आ गया। ये हमने इज़ नॉट इक्वल्स टू -20 इसलिए लिखा, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि जो लेंथ है, जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो कभी भी माइनस में नहीं होता। टाइम कभी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, लेंथ माइनस में नहीं होती, और वेट माइनस में नहीं होता। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि माइनस में नहीं होती। तो ये जो है वो आपने याद रखना है। तो ये जो है इसका माइनस ख़त्म हो गया, तो L इज़ इक्वल टू 20 फीट। ये जो है ये हमारा आंसर है। ये जी हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझें। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है। द टाइम T रिक्वायर्ड फॉर एन elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and the lifting depth D varies inversely as the power P of the motor। तो ये जो यहाँ तक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम अभी लिखते हैं। तो
तो ये आपने यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेराइज जॉइंटली। तो इसका मतलब है टाइम के वेराइज है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम टी लिखते हैं और ये इससे वेराइज कर दिया। अब क्या वेराइज करना है अभी हम वो देखते हैं। तो ये हमें कहा गया है कि to lift a weight varies jointly as the weight W and the lifting depth D। W and D के jointly varies है, यानी कि directly varies है। W and D के weight W and the lifting depth D के directly varies है। तो W and D के डायरेक्टली वेराइज है, तो ये हम लिख देंगे W and D के डायरेक्टली वेराइज है। अब इन्वर्सली वेराइज किसके है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी इन्वर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर। तो P के क्या है, इन्वर्सली वेराइज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी ये कि P जो है वो P के इन्वर्सली वेराइज है। तो T इज़ इक्वल टू के WD ओवर P, ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरी चीज़ है, मेन चीज़, वो ये है कि इनकी हमने वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर दिया हुआ है जी इफ़ 25 सेकंड आर रिक्वायर्ड। 25 सेकंड क्या है जी, टाइम। 25 सेकंड में टाइम ही होता है ना, तो 25 सेकंड क्या है जी, ये हमारे पास टाइम है। तो ये हम यहाँ पर टाइम लिख देंगे जी, ये टाइम जो है हमारे पास इज़ इक्वल टू 25 सेकंड। उसके बाद हमें क्या कहा गया है जी, रिक्वायर्ड फॉर अ 4 HP मोटर। तो मोटर कौन सी है, 4 HP मोटर है। तो इसका मतलब है कि उसकी पावर है ना मोटर की इतनी, तो 4 HP जो है उसकी पावर है कि वो मतलब उसको लोड कितना वो उठा सकती है, कितनी बड़ी मोटर है। तो वो 4 HP की मोटर है। मोटर कितनी है, 4 HP की, यानी उसकी पावर जो है वो 4 HP है। तो ये अगला यूनिट हमारा जो पावर था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पावर इज़ इक्वल टू 4 HP। 4 HP इसकी आ गई पावर। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या क्या है। 4 HP मोटर टू लिफ्ट 500 LB थ्रू 40 फीट। तो 500 LB जो है ये इसका वेट है। जो वेट का यूनिट है, मैंने आपको बताया था कि पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी वेट को जो है वो LB से रिप्रेजेंट किया था। इसका एक यूनिट तो इसका पाउंड भी बनता है, हो सकता है ये पाउंड ही हो, पाउंड में वेट हो। तो 500 जो है हमें, तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं उनमें वेट जो है वो LB में दिया गया है। तो वेट जो है वो 500 है, तो वेट को हम यहाँ लिख देंगे 500 LB। सो W इज़ इक्वल टू 500 LB। तो ये वेट का यूनिट है, ये आपने याद रखना है। और लास्ट में हमारे पास था 40 फीट। तो 40 फीट जो है वो उसकी डेप्थ है, गहराई है उसकी, कितना गहरा है, कितनी उसकी डेप्थ है, तो वो है जी 40 फीट। तो ये जी हमें जो है वैल्यूज़ जो हैं वो मिल गई हैं। इससे हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू 25 इज़ इक्वल टू के हमने फाइंड करना है। डब्ल्यू हमारे पास क्या है जी 500, डी की वैल्यू हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू हमारे पास है जी 4। तो ये हमारे पास 4 1 द 4, 4 10 द 40। तो हम 25 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास हो गया जी 5000 इज़ इक्वल टू के। तो 25 को हम डिवाइड करते हैं जी 5000 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.005। कैलकुलेटर पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आपको साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर देगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 का मतलब है कि ये हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन को जब हम सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं तो पॉइंट के आगे जो है वो 3 डिजिट होने चाहिए। तो एक 5 है और बाकी 2 हमने 0 लगा के जो है वो 3 डिजिट कर लिए। तो 0.005 ये हमारे पास आ गई जी वैल्यू के की। पुट इन इक्वेशन 1। तो t इज़ इक्वल टू 0.005 WD ओवर P। तो ये हमारे पास होगी जी इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड क्या करने का कहा गया है, हमें कहा गया है जी व्हाट पावर हमने फाइंड करनी है। इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 LB।
सो पावर हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं P इज़ इक्वल टू फाइंड करना है, वेट क्या है जी 800 LB, ये हमारे पास वेट है। बाकी हम देख लेते हैं थ्रू 120 फीट इन 40 सेकेंड, ये फीट जो है ये डेप्थ थी हमारे पास, तो 120 फीट डेप्थ है एंड 40 सेकेंड जो है वो टाइम है। तो ये हमारे पास डेप्थ आ गई जी इसकी 120 फीट, एंड जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास आ गया जी 40 सेकेंड। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में जो है ये हम पुट करेंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास 40 सेकेंड है, तो 40 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 0.005, w की वैल्यू 800 पुट किया, और इसके साथ d जो है d की वैल्यू हमारे पास है 120, ये पुट करेंगे डिवाइडेड बाय p हमने फाइंड करना है। तो p इस साइड पे ले आते हैं, 800 मल्टीप्लाई 0.005 मल्टीप्लाई 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 480। 0.005 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई 120, तो ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 40 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12। तो P इज़ इक्वल टू आ गया 12, और पावर का हमारे पास यूनिट क्या था, पावर का यूनिट था हमारे पास, यहाँ से हम देख लेते हैं, पावर का यूनिट था HP। तो ये जो 12 HP की जो है मोटर की पावर होगी, ये जो है ये हमारा आंसर है। तो ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। द काइनेटिक एनर्जी KE of a body varies jointly as the mass m of the body and the square of its velocity। तो ये यहाँ तक जो है ये हम इक्वेशन बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे हमने लिखना है काइनेटिक एनर्जी, वेराइज जॉइंटली है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली ही है। कौन कौन सी है, m मास m ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, मास m एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो ये जो है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसको अब हम लिखें के काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू KmV स्क्वायर। तो अब जो k की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अब देखते हैं, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ 4320, तो यहाँ पे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4320, और जो हमारे पास इसका यूनिट है वो है फीट बाय LB। उसके बाद क्या है, व्हेन द मास इज़ 45 LB, यहाँ पे हम लिखेंगे मास इज़ इक्वल टू 45 LB, और जो वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी इज़ 24 फीट बाय सेकेंड। तो फीट पर सेकेंड है, तो ये वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 24 फीट पर सेकेंड। यहाँ पे पुट करना है इसको इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी है 4320 इज़ इक्वल टू के हमने फाइंड करना है, m की वैल्यू 45 एंड v की वैल्यू 24, और ये इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास 24 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, 24 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 576। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 45 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,920। तो ये हमारे पास 4320 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे 25,920 इज़ इक्वल टू k। तो इसको डिवाइड करते हैं 4320 डिवाइडेड बाय 25,920, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.167।
तो k इज़ इक्वल टू 0.166, या इसको हम जो है डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको पॉइंट में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको 1/6 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास k डॉट ई इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 1/6 mv²। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, जिससे हमने अपने जो है वो आंसर निकालना है। तो यहाँ से अब देखते हैं कि हमने क्या रिक्वायर्ड है, क्या हमें कहा गया है। यहाँ तक हमने कर लिया था। ये अब डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है ऑफ अ 3000 LB। LB किसका यूनिट है? मैस का। तो मैस इज़ इक्वल टू 3000 LB। यहाँ से ये हमें पता चल जाएगा कि मास जो है 45 LB था, तो इसका मतलब है कि 3000 LB है तो ये मास ही होगा। ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44 फीट पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 44 फीट पर सेकंड। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6 m की वैल्यू 3000 एंड v की वैल्यू 44 और ये स्केयर। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं जी 3000 मल्टीप्लाई 44 स्केयर डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास है। ये इस तरह आप सारी की सारी वैल्यू इस तरह कैलकुलेटर पर लिखें और आंसर ले आएँ। ये हमारे पास आंसर आ गया 9,68,000। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9,68,000। अदरवाइज़ आप 44 का स्केयर लें, फिर इसको 3000 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 6 से डिवाइड करें, तो भी यही आंसर ही आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट यहाँ पर लिख लेते हैं फीट पर LB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फीट पर LB, ये इसका यूनिट है काइनेटिक एनर्जी का। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। और इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।